हेलो एवरीवन, दिस इज पुरुषोत्तम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। तो हमने क्लास 10th इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर समझ लिया है। साथ ही मैंने आपको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवाई है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं देन डोंट वरी, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप इजीली जा करके उन वीडियोस को चेक कर सकते हो। अब आती है बात इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, पूरा चैप्टर समझ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आते ही आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और वो वीडियो गलती से भी आपसे मिस ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि वीडियो आते ही आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और गलती से भी वीडियो छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम समझने वाले हैं सेकेंड चैप्टर को इकोनॉमिक्स का, एंड दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे आज बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखिए, हर इकोनॉमी में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमें पता होनी जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। अब बात आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है। तो देखो, वो सभी एक्टिविटीज़ जिसे परफॉर्म करने के बाद हमें इनकम जनरेट होता है हमारे लिए, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल, जब आप कोई काम करते हो और उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, टीचर जब पढ़ाता है, टीचिंग करवाता है, तो उनसे उनको क्या मिलता है, इनकम जनरेट होता है, पैसे मिलते हैं। तो टीचिंग क्या हो गया, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। वैसे ही डांसर, जब कोई डांसर कहीं पर परफॉर्मेंस देता है, कोई डांस परफॉर्म करता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो वो क्या हो गया, उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और इधर मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है कंप्यूटर इंजीनियर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता है, तो वो सॉफ्टवेयर के बदले में उसको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, मनी मिलता है। तो उसके लिए क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। जस्ट इसके ही अपोजिट होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ऐसा काम करो जो काम करने से आपको पैसे ना मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो मान लो आपकी मदर किचन में खाना बनाती हैं, तो क्या उनको कोई पैसे मिलते हैं, इनकम होती है जनरेट? नहीं होती। जब मदर कुकिंग करती है तो कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड। अब देखिए, अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि सेक्टर्स कौन कौन से हैं हमारी इकोनॉमी में। अब देखो, जनरली हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। चाहे आप इंडिया की इकोनॉमी देख लो, यूएस की इकोनॉमी देख लो, या फिर आप रसिया की बात कर लो। हर इकोनॉमी में जनरली 3 सेक्टर्स होते हैं। वो 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। अब देखिए, ये सेक्टर के नाम तो हमने लोअर स्टैंडर्ड में ही जान लिए हैं, पर 10th स्टैंडर्ड में आपको हर डायमेंशन से इनको समझना है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया है प्राइमरी सेक्टर के बारे में, सेकेंडरी, टर्सरी, पर 10th स्टैंडर्ड में आपके हर डायमेंशंस को समझना है आपको। अब देखिए, प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहले 1 मार्क्स के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इधर से क्या आ सकता है। प्राइमरी सेक्टर को और हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज व्हाट, डैश आएगा, तो आप क्या मार्क करोगे आंसर, एग्रीकल्चरल सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, प्राइमरी सेक्टर में होता क्या है, हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसी सेक्टर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल हस्बेंडरी, ये सब हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर में। इसमें हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई क्रॉप उगा रहे हो, ठीक है। क्रॉप उगाना किसका पार्ट हो गया, एग्रीकल्चर का। आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि लैंड, वाटर, ये सब आप एक्सप्लॉइट करके क्रॉप उगा रहे हो। क्रॉप आपके लिए गुड हो गया,
आप गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये किस में आता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज व्हाट, सेकेंडरी सेक्टर को और हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में हम जो भी प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूज करके कुछ भी गुड्स बनाते हैं। जैसे कि मान लो प्राइमरी सेक्टर में एक फार्मर ने टमेटो उगाया, ठीक है, उसने टमेटो को उगाया, तो ये टमेटो उगाना कौन से सेक्टर में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में। मैंने आपको बताया ना, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी रॉ मटेरियल उगाते हैं, तो वो किस में आता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर में। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, ये टमेटो जो है सेकेंडरी सेक्टर में आने के बाद इससे कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। जैसे कि टमाटर से क्या बना सकते हैं, आप केचप बना सकते हो, ठीक है, केचप बना सकते हैं या फिर सॉस बना सकते हैं। तो वो देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें टमेटो को यूज करके वो कुछ अलग फाइनल गुड बना रहे हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में हम कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ ना कुछ हम बनाते हैं प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल को लेकर के। अंडरस्टूड। अब आता है हमारा टर्सरी सेक्टर। तो देखिए टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, टर्सरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दिस एक्टिविटीज by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process and are also known as service sector। टर्सरी सेक्टर को और हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अंडरस्टूड। और ये जो टर्सरी सेक्टर है ये दोनों की मदद करता है, प्राइमरी सेक्टर की भी मदद करता है, सेकेंडरी सेक्टर की भी मदद करता है। देखो कैसे, टर्सरी सेक्टर जो है, अब देखो टमाटर इधर से इधर लाने हैं, हमने टमाटर का एग्जांपल लिया ना, टमेटो का, टमेटो को प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में लेकर जाना है, तो क्या टमेटो अपने आप आ जाएगा, नहीं, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लगेगी ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कौन देता है, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वैसे ही मान लो कोई फार्मर है, फार्मर को कुछ उगाने के लिए पैसे चाहिए, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको लोन कौन देता है, टर्सरी सेक्टर ही देता है। आपने सुना है ना कि कई फार्मर लोन लेकर के कुछ ना कुछ उगाते हैं, तो लोन कौन देता है उनको, टर्सरी सेक्टर ही देता है। अब देखो टर्सरी सेक्टर का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, कम्युनिकेशन, ये सब हमारा टर्सरी सेक्टर में आता है। अंडरस्टूड। ये 3 सेक्टर है जो कि आपने पहले भी पढ़े हैं। अब देखो ये तीनों सेक्टर जो हैं वो आपस में हाईली इंटरडिपेंडेंट हैं। हाईली इंटरडिपेंडेंट है इसका मतलब कि तीनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। अगर देखो फार्मर प्राइमरी सेक्टर में अगर टमेटो ही नहीं उगाएगा तो क्या ये सेकेंडरी सेक्टर केचप बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। क्योंकि देखो केचप बनाने के लिए आपको कोई सॉस बनाना है तो उसके लिए टमाटर तो चाहिए ही, पर टमाटर ही नहीं रहा तो क्या बन पाएगा केचप, नहीं बन पाएगा। तो इधर से हमें क्या पता चल रहा है, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। वैसे ही देखो टर्सरी सेक्टर भी इंटरडिपेंडेंट है। अगर मान लो इनको कोई व्हीकल ही नहीं मिला तो ये टमाटर इधर से इधर तक पहुंचेगा कैसे, कौन पहुंचाएगा इनको, तो देखो इनकी भी ज़रूरत है, फिर टर्सरी सेक्टर की हमें मदद लेनी पड़ेगी। वैसे ही मान लो फार्मर के पास पैसे नहीं हैं तो पैसे उनको कौन देगा, बैंक देगा। बैंक किस में आता है, टर्सरी सेक्टर में। तो इस तरीके से तीनों एक दूसरे का साथ चाहिए, तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब देखो टर्सरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किनको, प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को, और इसको भी इनकम जनरेट हो रहा है, इसकी भी इनकम हो रही है। तो तीनों आपस में हाईली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, किसी एक के होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, तीनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। तो देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है एक टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि मान लो इंडिया है, ठीक है। अब मैं ऐसे माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ सो आई कांट ड्रॉ प्रॉपरली, ठीक है। मान लो ये इंडिया है,
तो इंडिया के अंदर टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, उनकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। जीडीपी समझ गए। इंडिया के अंदर या फिर कोई भी कंट्री है उसके टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उस टोटल प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। अंडरस्टूड। अब देखो जीडीपी में हम कुछ भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही ऐड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब देखो क्यों हम सिर्फ फाइनल गुड्स को क्यों ऐड करते हैं, इसको अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन। हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही ऐड करते हैं, हर चीज़ को ऐड नहीं करते हैं। बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट, इधर वैल्यू होगा, ओके। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट। सिंपली मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ये पढ़ के आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक हम केचप की बात करें तो चलो केचप से ही आपको समझाता हूँ। तो मान लो केचप बना है, एक कंपनी ने केचप बनाया, मस्त केचप बनाया। तो देखो केचप बनाने के लिए उसने क्या क्या यूज़ किया, टमेटो यूज़ किया। अब सिर्फ टमाटर से तो केचप नहीं बनता है ना, उसने शुगर भी यूज़ किया होगा, चीनी, ओके, शुगर उसने यूज़ किया होगा, ओके। फिर साथ में उसने प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ किए होंगे ताकि वो केचप ख़राब ना हो, प्रिजर्वेटिव्स, ओके। इस तरीके से बहुत सारे इंग्रेडिएंट उसने यूज़ किए। तो देखो टमाटर की वैल्यू, शुगर की वैल्यू, प्रिजर्वेटिव्स की वैल्यू सब किस में जुड़ गया, केचप में जुड़ गया, समझ गए। तो केचप हमारा क्या है, फाइनल गुड है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, मान लो टमाटर हमारा 5 रुपये का था, ओनली फॉर एग्जाम्पल, ओके। शुगर मान लो हमारा 2 रुपीज़ का था, और हमारा मान लो प्रिजर्वेटिव्स 5 रुपीज़ का था ये भी। तो देखो टोटल कितने हो गए, 5 5 10 12, ओके, 12 हो गए। तो देखो ये पूरे 12 रुपीज़ किस में जुड़े हुए हैं, केचप में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। केचप हमारा मान लो बन के तैयार हो गया 20 रुपये का, ठीक है। तो ये 20 रुपये जो है इसके अंदर सब जुड़ गया, टमेटो का भी प्राइस जुड़ा हुआ है, शुगर का भी प्राइस जुड़ा हुआ है, प्रिजर्वेटिव का भी प्राइस जुड़ा हुआ है, और जो कंपनी की इनकम है, जो भी प्रॉफिट है वो भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे जो है फाइनल गुड, ये जो फाइनल गुड है केचप, इसके अंदर सबकी वैल्यू जुड़ी हुई है। तो ये हमारा क्या हो गया, हम सिर्फ फाइनल गुड को ही ऐड करेंगे, हर चीज़ को ऐड करने नहीं बैठेंगे कि भाई चीनी इसने कितना का लिया उसको ऐड करो, टमेटो कितने का लिया उसको ऐड करो, ऐसा नहीं करते हैं। जो फाइनल गुड बना सिर्फ उसका ही वैल्यू ऐड करते हैं, और तब जाके जीडीपी मिलती है। अब देखो सिर्फ हम फाइनल वाले को ही क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके पीछे रीज़न है, हम डबल काउंटिंग को रोकते हैं। डबल काउंटिंग कैसे, मान लो आपने चीनी का भी प्राइस जोड़ा, साथ में आप केचप का भी प्राइस जोड़ रहे हो, तो चीनी तो 2 बार काउंट हो गया ना। चीनी आपने अलग से काउंट किया, साथ में चीनी का प्राइस केचप में भी जुड़ा हुआ है, केचप में भी चीनी लगा तो उसका प्राइस उसमें भी जुड़ा हुआ है। तो एक ही सामान को आपने 2 बार गिन लिया, तो इसलिए ऐसी चीज़ ना हो, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम केचप का ही प्राइस जोड़ेंगे, फाइनल गुड का ही प्राइस जोड़ेंगे। अंडरस्टूड। अब देखो इसमें इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि केचप बनाने के लिए हमने टमाटर यूज़ किया, तो टमाटर हमारा इंटरमीडिएट गुड हो गया। आपने शुगर यूज़ किया, तो शुगर भी आप यूज़ कर रहे हो, तो वो भी हमारा इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो ये सब की हम सबकी प्राइस नहीं जोड़ने बैठेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड की ही प्राइस को ऐड करते हैं, ताकि हमारा डबल काउंटिंग प्रॉब्लम ना आए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड को ही जोड़ो आप। अब देखो हमारे पिछले सालों में हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं, हमारे सेक्टर्स में बहुत कुछ बदल गया है, तौर तरीका बहुत हद तक बदल चुका है। पहले प्राइमरी सेक्टर में हम जानते थे कि फार्मिंग मेथड जो थे वो बहुत पुराने थे, कितना ही बड़ा लैंड हो पर बहुत कम ही प्रोडक्शन होता था। पर अब देखोगे आप तो छोटी सी लैंड में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। क्यों हो पाता है, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कितने सारे हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। फार्मिंग मेथड पूरी तरीके से चेंज हो गया है, पहले के कंपैरिजन में सब कुछ बदल गया है आजकल। तो इस तरीके से अब प्रोडक्शन बढ़ चुका है,
प्राइमरी सेक्टर में। छोटे छोटे लैंड में भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों हो पाता है? बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल चेंज इन द मेथड, फार्मिंग मेथड इन द प्राइमरी सेक्टर। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर में भी चेंज आया है। पहले ज़्यादातर लोग, आप ही देख लेना, पहले के ज़्यादा लोग क्या चाहते थे, क्या सोचते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर लेंगे, उसमें ही अपना पालन पोषण कर लेते थे। पर अब ऐसा नहीं है। बहुत से लोग रूरल एरिया से सिटीज़ में आ रहे हैं, वो गांव से सिटीज़ में आ रहे हैं फॉर ज्वाइनिंग दी सेकेंडरी सेक्टर। तो इस तरीके से क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में लोग बढ़ने लगे हैं। गांव के लोग भी वो शहरों में आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, और वो मिल में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो फैक्ट्री हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। तो उधर भी क्या हो रहे हैं, उधर वो एंगेज हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, शिफ्ट आ रहा है। लोग प्राइमरी सेक्टर से निकल करके सेकेंडरी सेक्टर में जा रहे हैं। अब बहुत कम लोग ही होते हैं जो अब खेती करना चाहते हैं, या फिर वो गांव में रह करके कोई भी एग्रीकल्चरल काम करना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे सिटीज़ में और उधर हम कुछ ना कुछ काम करेंगे इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से लोगों में शिफ्ट आ रहा है सेक्टर में। अब जो है सेकेंडरी सेक्टर से भी शिफ्ट आ रहा है टर्सरी सेक्टर में। जैसे कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादातर लोग कहाँ पर एंगेज होते हैं, टर्सरी सेक्टर में। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ज़्यादातर लोग किस में एंगेज हैं, टर्सरी सेक्टर में। वो बैंक में काम करते हैं, वो कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हैं। इस तरीके से सब लोग टर्सरी सेक्टर में एंगेज होते हैं। तो इस तरीके से हमने हिस्टोरिकल चेंज देखा है इन सेक्टर्स। अब देखो एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो हमारा टर्सरी सेक्टर है इसका इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है। अब इसका महत्व बहुत बढ़ चुका है पहले के कंपैरिजन में। तो क्यों हुआ है ऐसा? टर्सरी सेक्टर हमें सर्विसेज देता है। ठीक है, आपको पढ़ना है तो कौन सर्विस देगा? टर्सरी सेक्टर देगा। आपको बैंक से पैसे लेने हैं तो बैंक टर्सरी सेक्टर हो गया। तो इस तरीके से टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस अब बढ़ चुका है। इन एनी कंट्री several services such as hospitals, educational institution, defense, transport, banks, etc. are required. अब कोई भी कंट्री हो उसमें कम से कम आपको हॉस्पिटल तो चाहिए ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, स्कूल भी होने चाहिए, डिफेंस भी होना चाहिए। ठीक है, खुद की कंट्री को प्रोटेक्ट भी तो करना है तो डिफेंस भी चाहिए। आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सको। बैंक भी होने चाहिए। ये सभी हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ये सब कौन फैसिलिटी देता है हमें? टर्सरी सेक्टर। कौन देता है ये फैसिलिटी हमें? टर्सरी सेक्टर। तो समझ गए क्यों इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। टर्सरी सेक्टर में हमारा बैंक आ जाता है, हॉस्पिटल आ जाता है, स्कूल्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट आ जाता है। और ये सब आप भी जानते हो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आजकल सभी लोग स्कूल्स में जाते हैं तो वो भी एक टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है। आजकल देख रहे हो आप, इंडिया भी बहुत सारे डिफेंस के लिए बहुत से इक्विपमेंट्स खरीद रहा है। अभी राफेल भी आया था। तो ये सब क्या हो रहा है, हम डिफेंस को भी बढ़ा रहे हैं। तो टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये पहला पॉइंट समझ गए। अब देखो दूसरी चीज़, The development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, बैंक एंड ट्रांसपोर्ट इधर रिपीट हो गया है, ट्रेड, स्टोरेज आर रिक्वायर्ड। अब देखो जब प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा तो इससे टर्सरी सेक्टर को भी बढ़ावा मिलता है। कैसे? जब प्राइमरी सेक्टर मान लो ढेर सारे उन्होंने कुछ भी प्रोड्यूस किया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसकी मदद चाहिए? ट्रांसपोर्ट की। और ट्रांसपोर्ट कहाँ पर आता है? हमारे टर्सरी सेक्टर में। तो इस तरीके से समझ रहे हो कि तीनों आपस में ग्रोथ करते हैं और इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका बढ़ रहा है? टर्सरी सेक्टर का। साथ ही आजकल आप भी देख रहे होंगे कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ते जा रही है उनकी जो सर्विसेज की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप ही देख लो अपना एग्जांपल, आप अपनी फैमिली को भी देखते होंगे। आप पहले के कंपैरिजन में ज़्यादातर कोई रेस्टोरेंट में जाते नहीं थे। बहुत ज़्यादा कोई खास बात होती थी तभी रेस्टोरेंट में जाते थे। पर आजकल लोग छोटी सी भी बर्थडे पार्टी होती है ना तो उसके लिए भी कहाँ पर जाते हैं? रेस्टोरेंट में जाते हैं, हॉल बुक करवाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसलिए टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, कुछ सेक्शन है सोसाइटी की
जिनकी इनकम बढ़ रही है वो डिमांड कर रहे हैं सर्विसेज की, लाइक ईटिंग आउट। तो इस तरीके से सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब देखो पहले के लोग को ही देख लो, वो पढ़ाना चाहते थे क्या अपने बच्चों को? नहीं पढ़ाना चाहते थे। पर अब जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है, हर कोई चाहता है अच्छे से अच्छे स्कूल में मेरा बच्चा पढ़े। तो ये सब क्या हो रहा है, सर्विसेज की डिमांड अब बढ़ रही है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर बट शेयर इन जीडीपी इज लेस। वाई? अब देखो एक चीज आपने भी देखी होगी, किसान सबसे ज्यादा हमारे देश में किसान ही है, और सबसे गरीब कौन है? किसान। किसान बहुत गरीब है हमारे देश में। अब सभी किसान गरीब नहीं है, हाँ, ज़्यादातर जो मोस्ट परसेंटेज ऑफ फार्मर्स है वो गरीब है इंडिया में, और बहुत ही कम शेयर करते हैं जीडीपी में। उनका जीडीपी में शेयर बहुत ही कम है। जैसे कि इंडस्ट्री की बात कर ले, टर्सरी सेक्टर की बात कर ले, इन लोग जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ये जीडीपी में बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ जाती है। पर वहीं अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, उसमें उसका शेयर जो है जीडीपी में बहुत कम है। देयर इज़ वेरी लेस शेयर इन द जीडीपी। तो इसका कारण क्या है? इतने ज़्यादा लोग, आपको पता है ना, इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्या काम करती है? वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। फिर भी क्यों जीडीपी इतना कम वो शेयर करती है जीडीपी में? तो इसका रीज़न ये है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि उधर ज़्यादा ही लोग एंगेज रहते हैं। मान लो एक फील्ड है, ठीक है, इसमें आप राइस उगा रहे हो, उसको उगाने के लिए मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 आदमी चाहिए, पर लगे कितने हुए हैं? 5 आदमी लगे हुए हैं, 2 एक्स्ट्रा। 3 लोग भी उतना काम कर सकते हैं, पर कितने लोग मिलके कर रहे हैं? 5 लोग कर रहे हैं, यानी कि 2 लोग फालतू है, उसमें एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉयड हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही लोग काम कर रहे हैं उस फील्ड में। मोर पीपल आर एंगेज्ड इन देन द पीपल रिक्वायर्ड फॉर वर्क। जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा ही लोग काम कर रहे हैं उसमें, इसलिए उसका जीडीपी बहुत कम है। अब मान लो ये राइस उगाने से मान लो ये 100 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, 100 रुपीज़। ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए छोटे छोटे अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है। मान लो 100 रुपये इनकी इनकम हो रही है। अब 100 रुपये मान लो 3 लोगों में बांटना है और 5 लोगों में बांटना है, तो सबसे ज़्यादा किनको फ़ायदा होगा? 3 लोगों में फ़ायदा होगा ना। 3 लोगों में, अगर ये 3 लोगों में बटेगा तो ज़्यादा मिलेगा। 5 लोगों में बटेगा तो 5 लोगों को कम मिलेगा। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो किसका घाटा है? इनका ही घाटा है। तो इस तरीके से इनकी इनकम कम हो जाती है, और जिसकी वजह से ये जीडीपी में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप समझ गए, काम कम लोगों का ही होता है पर उसमें लग जाते हैं ढेर सारे लोग हैं। ऐसा ज़्यादातर फार्मर की फैमिली में होता है। एक मान लो एक फार्मर है, उसके फैमिली में 7 लोग रहते हैं। मैं रुपीज़ क्यों लिख रहा हूँ इधर? 7 लोग रहते हैं मान लो, तो उसमें काम है, खेत में सिर्फ 4 लोगों का ही काम है, पर इन लोग सोचते हैं यार बाकी के 3 लोग कहाँ जाएंगे, तुम भी इसमें ही लग जाओ। तो पूरी फैमिली एक ही फील्ड में लग जाती है, सातों मिलके उसी जगह पर काम करने लगते हैं, जहाँ पर सिर्फ कितने लोगों की ज़रूरत थी? सिर्फ 4 लोगों की ज़रूरत थी, पर पूरा खानदान ही, पूरा फैमिली ही एक ही फील्ड में लग गया, 7 लोग मिलके वही काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ही कम जीडीपी शेयर करते हैं उन लोग, बहुत ही कम जीडीपी में अपना शेयर करते हैं। समझ गए आप? तो ये प्रॉब्लम आती है। हम लोग सोचते हैं ना, बचपन में हम सोचते थे कि फार्मर लोग तो इतना ज़्यादा होते हैं नंबर्स में, फिर भी वो इतना कम क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं? ज़्यादा तो होते हैं पर वो एक्स्ट्रा ही लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रेवेन्यू खुद ही घट जाती है। अब देखो हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। आजकल इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। तो इसको कैसे कम करें, हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ग्रांटिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर लोन को दिया जाने लगेगा, लोन जब प्रोवाइड किया जाने लगेगा लोअर इंटरेस्ट रेट पर, तो क्या होगा, इससे लोग लोन लेंगे और इससे वो क्या करेंगे, कोई बिजनेस सेटअप करेंगे, ठीक है, कोई बिजनेस सेटअप करेंगे। अब उन लोग पैसा लगा करके एक बिजनेस सेटअप करेंगे, तो बिजनेस अकेले से तो चलती नहीं है, उधर और भी लोग चाहे होंगे, तो लोगों को क्या मिलेगा, उधर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नौकरी मिलेगी उधर।
तो इस तरीके से अगर लोन देने लगे लोएस्ट इंटरेस्ट पे, तो इसकी वजह से लोग लोन लेंगे। लोन लेने के बाद वो अपना बिजनेस सेटअप करेंगे और उसमें वो काम पर भी रखेंगे लोगों को। समझ रहे हो? तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग अ डैम एट सुटेबल प्लेस। अब देखो दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, आप कोई डैम बनवा सकते हैं, जो गवर्नमेंट है वो डैम बनवा सकती है, ठीक है। अब एक डैम बनेगा तो डैम एक आदमी से तो नहीं बन जाता है ना, उसमें बहुत से वर्कर चाहिए होंगे, तो उनको जॉब मिलेगा, जो मजदूर होंगे उनको जॉब मिलेगा ना डैम बनाने के लिए। तो इस तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्रिएट किया एम्प्लॉयमेंट को। तीसरी चीज़, हम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सच एज मिल्स, हनी कलेक्शन सेंटर्स एक्सेट्रा। आप जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक गांव है, छोटा सा गांव है, उधर बहुत लोग क्या उगाते हैं, पटेटो, ठीक है, आलू, ठीक है, पटेटो वहाँ पर उगाते हैं। अब उधर मान लो उस गांव के पास अगर आप एक छोटा सा मिल खोल लोगे, छोटी सी फैक्ट्री खोल लोगे, ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है, एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लोगे, तो उधर क्या होगा, आप मान लो कि आपने एक चिप्स की फैक्ट्री खोली, चिप्स आता है ना, वेफर, ठीक है, तो चिप्स की फैक्ट्री आपने खोली, तो देखो सबको फायदा होगा। गांव में जो भी लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उनको आप नौकरी दे दोगे, जॉब मिलेगा। साथ में जो फार्मर पटेटो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी पास में ही उनका दुकान मिल जाएगा बेचने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री डायरेक्टली उनसे खरीद लेगी पटेटो। तो इस तरीके से क्या होगा, फार्मर का भी फायदा होगा, जो गांव में अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको भी नौकरियां मिल जाएगी इस इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से चिप्स बनेगा आलूओं का यूज़ करके। आलू जब कंपनी खरीदेगी तो फार्मर को पैसे देगी, फार्मर का फ़ायदा होगा, साथ में गांव के लोगों का भी फ़ायदा होगा, उधर जो भी अनएम्प्लॉयड लोग होंगे उनको भी नौकरी मिलेगी उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। समझ रहे हो ये पूरा कनेक्शन? तो इस तरीके से हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। अब देखें एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। अब देखो हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, ट्रेनिंग सेंटर को बढ़ावा देंगे, तब भी नौकरियां जनरेट होगी। अब देखो एजुकेशन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देंगे तो इससे लोगों में क्या बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेजेबल पर्सन नौकरी कर सकता है, ठीक है। नॉलेज रहेगी तो आप कहीं पर भी जाकर के जॉब कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। तो इसलिए एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, साथ में ट्रेनिंग देनी चाहिए, यानी कि स्किल पर काम करना चाहिए। मान लो आपको कुछ स्किल है, आपको स्केटिंग चलाना बहुत अच्छे से आता है, तो आप उसके भी आप ट्रेनिंग दे सकते हो। तो इस तरीके से आप स्किल पे भी बढ़ावा दे सकते हो, तो लोगों की नौकरियां मिलेगी। अब देखो गवर्नमेंट ने भी कुछ किया है, तो गवर्नमेंट ने 2005 में एक एक्ट लाया था ताकि लोगों को नौकरियां मिले, और वो था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें होता क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो 100 दिन का काम देती थी। गवर्नमेंट जो है वो 100 दिन का गारंटी काम देती थी कि 100 दिन के लिए हम आपको काम देंगे इस एक्ट के तहत। और अगर मान लो गवर्नमेंट फेल हो गई काम देने में, तो गवर्नमेंट उसके बदले में क्या देती थी, कंपनसेशन देती है, अभी भी है ये, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट मान लो वो जॉब देने में फेल हो गई तो उसके बदले में आपको कंपनसेशन देगी कि भाई हम आपको जॉब नहीं दे पाए, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम इसके लिए आपको कंपनसेशन देते हैं। इस तरीके से नरेगा के अंदर वो हमें कंपनसेशन भी देते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क गिवन टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ लैंड। अब नरेगा में कैसा काम देते हैं उन लोग, 100 दिनों के लिए कैसा कैसा काम देते हैं, तो उन लोग कुछ ऐसा काम देते हैं जिससे उनके प्रोडक्शन ऑफ लैंड का इम्प्रूवमेंट हो। इस तरीके का काम वो देते हैं नरेगा के अंदर। अब आता है हमारा डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। अब देखो अभी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर देख लिया कौन कौन से सेक्टर थे, बताइए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। अब वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी होते हैं। अब क्या है ये, तो देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ही सिंपल है, इसके नाम में ही आप समझ गए होंगे।
ऑर्गेनाइज यानी कि सब कुछ व्यवस्थित, अनऑर्गेनाइज इसका अपोजिट। तो देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर को याद रखने के लिए आप क्या याद रखोगे, गवर्नमेंट जॉब्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स को ध्यान में रखना, आप पूरे पॉइंट लिख दोगे इसके। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप याद रखो गवर्नमेंट जॉब्स को। तो इधर क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होती है, और वो जो भी सेक्टर है वो सभी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया गवर्नमेंट जॉब्स, तो गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। अब देखो आप में से बहुत लोग जो हैं उनको अगर मैं चॉइस दूं कि आपको प्राइवेट जॉब करना है और एक गवर्नमेंट जॉब करना है, तो ज़्यादातर लोग किसको प्रीफर करेंगे, गवर्नमेंट जॉब को। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको सिक्योरिटी मिलती है। उधर ऐसा नहीं होता कि आज मिल का वर्कर आया, कोई मालिक आया ऑनर, और उसने आपको काम से तुरंत निकाल दिया, ऐसा गवर्नमेंट जॉब में कभी नहीं होता। और वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये होता है। जैसे कि मिल वर्कर कोई फैक्ट्री में काम करते हैं ना, एक दिन जा रहा है, उसको खुद को भी पता नहीं है कि वो कितने दिन तक उधर टिका रहेगा। एक दिन मिल का वर्कर आएगा, मालिक आएगा, वो बोलेगा भाई तुम्हारी कल से छुट्टी, फिर उसका जॉब गया। तो ऐसा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, उधर आपको कोई निकाल नहीं सकता। आपने जॉब ले ली तो आपको जनरली कोई उधर बाहर नहीं करेगा, आप जब तक चाहते हो आप उधर काम कर सकते हो। उधर एज लिमिट भी होती है। गवर्नमेंट जॉब सिंपल ध्यान रखो, उधर आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है ना। आपने एक बार गवर्नमेंट जॉब ले ली तो फिर आप कोई हटा नहीं सकता कि मालिक आएगा एक दिन, मान लो आप बैंक में काम कर रहे हो, उसका हेड आएगा बोलेगा कि भाई कल से तेरी छुट्टी। ऐसा गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता। आप एक बार एम्प्लॉयड हो गए तो आप उधर आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, साथ में वो रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होता है, उसमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम काम करते हैं ना, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। यहाँ पर बोनस भी मिलता है, कोई फेस्टिवल आया तो उसके लिए आपको बोनस मिलता है। अगर आपने एक दिन छुट्टी ले ली, गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप एक दिन छुट्टी ले लोगे तो कोई भी सैलरी कट नहीं होता है। सैलरी में कोई भी थोड़ा सा भी उन लोग नहीं घटाते हैं, ठीक है, कटौती नहीं होती है इन एक्चुअल। अब देखो सैलरी में कोई कटौती नहीं होती है, पूरी सैलरी आपको मिलेगी। पर वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप एक दिन की भी छुट्टी लेते हो, 1 डे भी लीव लेते हो आप, तो उसके लिए आपकी सैलरी वो कट कर देते हैं। समझ रहे हो ये डिफरेंस ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होती है, गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं रखती, ये गवर्नमेंट से बिल्कुल बाहर ही होते हैं। और स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दिस आर नॉट फॉलोड। अब देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी रूल है, पर ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, तो इन लोग कोई भी रूल को फॉलो ही नहीं करते हैं। इन लोग वर्कर को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। एक दिन वर्कर आ रहा है, दूसरे दिन से इन लोग उसकी छुट्टी भी कर देते हैं, फिर बेचारा अनएम्प्लॉयड हो गया, उसको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, वो बेचारा बेरोजगार हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से। तो इस तरीके से आपने डिफरेंस समझ लिया। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, अनऑर्गेनाइज में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, कभी भी मालिक आके आपको जॉब से निकाल देगा। तो इस तरीके से ये हमारा डिफरेंस है। और ऑर्गेनाइज जो है वो रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होता है, ये रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे हमारे। और अनऑर्गेनाइज में हमारा एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं होता, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पर हमारे 2 सेक्टर है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। एक बार दोबारा मैं रिकॉल करवा दूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए कौन कौन से सेक्टर हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। फिर हमारे दूसरे टाइप ऑफ सेक्टर्स हमने देखे जिसमें क्या क्या थे, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। अब देखो ऑनरशिप के हिसाब से हमारे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो देखो नाम सुन के ही पता चल रहा है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होता है, ये गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल सर्विसेज,
ठीक है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और जो भी फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पर प्राइवेट में क्या होता है, कोई इंडिविजुअल प्राइवेट ओनर ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड सर्विसेज। प्राइवेट में कोई भी इंडिविजुअल होता है, कोई भी ओनर होता है, वो जो है सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी, ठीक है, तो वो क्या है, वो प्राइवेट सेक्टर के में वर्क करते हैं, वो एक प्राइवेट ओनर है और वो सर्विसेज देते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन की। एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर का रेलवे। रेलवे किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर आता है। आप जब रेलवे से जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो सर्विस कौन दे रहा है आपको, गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है वो। और जो भी पोस्ट ऑफिस होता है वो भी किसके अंडर होता है, गवर्नमेंट के अंदर। प्राइवेट में आपका जो टिस्को एंड अदर कंपनीज, ये सब हमारे प्राइवेट कंपनी के एग्जाम्पल हैं। अब देखो सर्विस मोटिव होता है इधर का। पब्लिक सेक्टर में क्या आपका उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, लोगों को सर्विस देना, लोगों की सेवा करना। पर प्राइवेट का सेक्टर का क्या मोटिव होता है, उन लोग पैसा कमाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो, इसलिए प्राइवेट कंपनियां काम करती है, प्राइवेट सेक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट क्यों करती है। भाई प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट इतना घाटा करके भी क्यों करती है ये सब कुछ। देयर आर सेवरल सेक्टर्स इन विच ओनली गवर्नमेंट इज एबल टू इन्वेस्ट एंड मैनेज। ऐसे बहुत से सेक्टर हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है इन्वेस्ट कर सकती है और उसे मैनेज कर सकती है। जैसे कि हमारा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो पीडीएस में क्या होता है, गवर्नमेंट 20 रुपये का सामान खरीद के गरीब लोगों को 2 रुपये में देती है। 20 रुपये का सामान गरीब को 2 रुपये में मिल जाता है, तो ये गवर्नमेंट के लिए तो घाटा ही हुआ ना, वो 20 रुपये का सामान 2 रुपये में दे रही है पुअर लोगों को। पर ये जरूरी है, अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो बहुत से गरीब जो हैं वो भूखे ही मर जाएंगे इंडिया में। इसलिए गवर्नमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गवर्नमेंट की कि वो पीडीएस सिस्टम को अपने अंडर में ले। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर गवर्नमेंट क्या करती है, वो महंगे महंगे चीज़ों को सस्ते दाम पर गरीब लोगों को दे देती है। तो ये ज़रूरी है गवर्नमेंट को लेना, ताकि गरीब लोगों को भी फूड अवेलेबल हो सके। साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग आता है। सम एक्टिविटीज़ आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि है हेल्थ एंड एजुकेशन। अब देखो हर कंट्री में हेल्थ का इंपॉर्टेंस है, लोग स्वस्थ होने चाहिए, लोगों के पास एजुकेशन होनी चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की। इसलिए गवर्नमेंट जो है सरकारी स्कूल्स ये सब बनाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, ताकि जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, वो इधर आके अपना इलाज करवा सकते हैं, अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कोई पुअर है, अगर वो उनकी हेल्थ कंडीशंस बेकार हो रही है, तो वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो उनकी फीस भी नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए तो इलाज उधर करवाना बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या उनकी ऐसी डेथ हो जाएगी, नहीं। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए भी बहुत सारे प्रावधान उन्होंने कर रखे हैं। वो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, भी फ्री में भी प्रोवाइड करती है, या फिर हाईली सब्सिडाइज रेट पर भी वो प्रोवाइड करती है हेल्थ फैसिलिटी को गरीबों को। साथ में एजुकेशन भी गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है टू पुअर स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना जरूरी हो जाता है। सो यस, वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज के ढेर सारे हम एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप रेडी रहना। एक टेस्ट की तरह हम ये वीडियो को लेंगे ताकि आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।